नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव उपशल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कैलाश सैनी। नमस्कार सैनी जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर कैलाश सैनी राजस्थान विधानसभा के शोध अनुसंधान अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और राजस्थान विधानसभा की जो एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती थी विधान बोधिनी, उसका वर्षों तक आपने संपादन किया। सेवानिवृत्ति के बाद भी आप सक्रिय हैं और हाल ही में आपकी एक पुस्तक पक्षियों पर प्रकाशित हुई है, जिसमें पक्षियों के जीवन और उनकी उस जो पूरी एक परंपरा है वैश्विक स्तर पर, उस पर बहुत ही रोचक आलेख आपने लिखे हैं। और इन साहित्यिक सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर के और विशेषकर संवैधानिक जो हमारी स्थितियां हैं आज, उन पहलुओं को लेकर के, जो संसदीय हमारी परंपराएं हैं, उनको लेकर के इन दिनों आप समाचार पत्रों में नियमित रूप से स्तंभ लेखन कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के लोगों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। आज उस विषय पर हम डॉक्टर कैलाश जी से बात करेंगे। लोकतंत्र केवल कानूनों, भवनों और सत्ता की संरचनाओं से नहीं चलता है। उसकी असली ताकत उसकी संवेदनशीलता, सांस्कृतिक चेतना और प्रकृति के साथ उसके रिश्तों में निहित होती है। राजस्थान विधानसभा का जो एक नया प्रतीक चिन्ह है या जो लोगो है, उस पर इन दिनों देश भर में व्यापक चर्चा हो रही है। यह केवल एक औपचारिक प्रतीक चिन्ह नहीं है, बल्कि हमें लगता है कि यह मरुधरा की आत्मा इसमें बसती है। हमारी लोक संस्कृति, पर्यावरण चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक इस लोगों के अंदर कहीं न कहीं ध्वनित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। खेजड़ी, ऊंट और गोणावण राजस्थान के जनजीवन में, भला इनसे कौन अपरिचित होगा। इन प्रतीकों के माध्यम से यह प्रतीक चिन्ह एक बड़ा संदेश देता है कि विकास और प्रकृति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये तो सहयात्री हैं। इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हम हमारे वरिष्ठ लेखक, चिंतक और मित्र, जैसा मैंने कहा, राजस्थान विधानसभा के पूर्व मुख्य शोध संदर्भ अधिकारी डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी जी से बात कर रहे हैं। सैनी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आपने इस प्रतीक चिन्ह को लेकर के लिखा भी है और बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन किया है, तो हमें आप कुछ ये बताएं कि आमतौर पर सरकारी जो लोगो होते हैं वो सत्ता और स्थापत्य के प्रतीक होते हैं, लेकिन राजस्थान विधानसभा के इस लोगो में जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया है उसमें खेजड़ी, ऊंट और घोड़ावण, इन्हें केंद्र में रखा गया है। क्या लगता है, विधानसभा में जो इस लोगों को स्वीकार किया गया है, ये विचार किस प्रकार से विकसित हुआ है और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं? नमस्कार मानव सर जी। जैसा कि अभी आपने अपनी भूमिका में काफी कुछ तो इस लोगो अर्थात प्रतीक चिन्ह के बारे में कह भी दिया है, फिर भी जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में, मतलब इसी माह में 18 मई को एक विधानसभा का लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया गया। विधानसभा में एक बड़ा फंक्शन हुआ और उसमें इसको लोकार्पित किया गया। जैसा आपने भी बताया कि इस लोगो के पीछे क्या आशय, क्या उद्देश्य रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विचार की मूल प्रेरणा राजस्थान के जनजीवन की जो दृष्टि है उसको ध्यान में रखते हुए ली गई है। लोकतंत्र केवल कानून और संवैधानिक प्रक्रियाओं का तो एक तंत्र मात्र नहीं होता, वह समाज की सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान की जो चेतना है, सदियों से खीजड़ी, ऊंट, जनजीवन के अन्य साधन सभी और प्रकृति की संघर्षशील क्षमता जुड़ी रही है। तो आमतौर पर देखा गया कि प्रतीक चिन्हों में या तो अशोक चिन्ह होता है
या वहाँ की कोई स्थापत्य कला का नमूना या दीवारों के कंगूरे इस तरह, ताकि वह उस प्रदेश को परिलक्षित करे। लेकिन राजस्थान ने इस दिशा में एक अनूठा प्रयोग किया है। विधानसभा ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि लोकतंत्र केवल मनुष्य के लिए, अर्थात उस राज्य के नागरिकों के लिए ही नहीं है, वह वहाँ के मूक प्राणी, प्रकृति के जीव, अन्य जीव और जैव विविधता के प्रति भी उत्तरदायी है। इसलिए ये बहुत ऐसा बढ़िया। सोच रहा। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही है सैनी जी आपने कि लोकतंत्र को बहुत व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयास राजस्थान विधानसभा के माध्यम से किया गया है। लोकतंत्र में केवल मनुष्य नहीं है, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमने हमारी प्रकृति को भी जोड़ने की कोशिश की है। जैसा हम सुनते पढ़ते हैं कि लगभग 2.5 दशक पहले जब परसराम जी मदेरणा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे, उस समय एक विचार आया था इस लोगों को लेकर के। लेकिन ये विचार साकार होता है जब विधानसभा का 75वां हम वर्ष मना रहे हैं, अमृतकाल की बात चल रही है, तब साकार होता है। तो ये परसराम मदेरणा जी से लेकर के आज तक की जो लगभग 2-2.5 दशक की यात्रा है, तो लोगों के संदर्भ में, चूंकि आपने तो बहुत लंबे समय तक विधानसभा में अपनी सेवाएं दी हैं और इन सबको बहुत निकटता से देखा है, तो ये जो 2.5 दशक की पूरी यात्रा है, विशेषकर लोगों के संदर्भ में, इसे आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप इसको रेखांकित करेंगे? हाँ, ये लोगों के संबंध में जो वैचारिक यात्रा की बात आई, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये किसी एक व्यक्ति या एक सरकार या किसी एक विधानसभा के कार्यकाल की उपलब्धि नहीं है। यह एक जी। दीर्घकालिक स्मृति और संस्थागत निरंतरता का परिणाम है। 11वीं विधानसभा जब माननीय अध्यक्ष के पद पर परशुराम जी मदेरणा थे, तब भी ये विचार आया था। तब उस टाइम विधानसभा के 50 वर्ष हो गए थे। तब ये मंथन हुआ कि विधानसभा का कोई स्थायी लोगो होना चाहिए। अभी तो अशोक चिन्ह के चारों तरफ राजस्थान विधानसभा, जयपुर और इस तरह लिख के काम चला रहे हैं, तो इस पर विचार किया जाए। तब उस वक्त में जो वैचारिक रूप से चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं में मैं भी साक्षी रहा। तब तत्कालीन सचिव थे जसवंत सिंह माली और संपादक थे मेरे मित्र सुरेश चंद्र जैन। सभी ने मिलकर हमने प्रयास किया। सारी विधानसभाओं के लोगो खंगाले गए, उनकी फोटोकॉपियां कराई गई और ये देखा गया कि राजस्थान के लिए किस तरह का लोगो हो जो यहाँ के लोकतंत्र के साथ साथ यहाँ के जनजीवन को भी परिलक्षित करे। जी। तब लोकतंत्र के बारे में ये कहना होगा कि ये एक सतत प्रक्रिया है और ये लोगों, चूंकि स्थायी रूप से निर्माण किया जाना था, तो स्थायी चीज जो भी होगी उसके लिए समय और परिस्थितियों की व्यापक सहमति आवश्यक होती है। तो इसमें जो 50 वर्ष पे जो विचार का बीज बोया गया, वह अभी जाके 75वें वर्ष के शुरुआत में जाके परिपक्व हुआ और वर्तमान माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी ने इसको ठोस रूप में परिणित कर दिया। तो लोकतंत्र के बारे में बहुत सुंदर रूप से कहा गया है कि इसमें विचार व्यक्ति से बड़े होते हैं, नेतृत्व बदलता है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन संस्थाओं की सांस्कृतिक आकांक्षाएं यथावत बनी रहती है। वह समय आने पर परिपक्व होती है और आगे गतिमान रहती है। बिल्कुल, बहुत ही सार्थक बात कही है आपने कि जो संस्थाएं हैं, जो लोगों उस संस्था की एक तरह से आती है और किस तरीके से नेतृत्व, सरकारें, राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं, व्यक्ति आता जाता रहता है, लेकिन संस्थाओं की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, अपनी एक गरिमा होती है, उनकी अपनी एक यात्रा होती है। और लोगों के संदर्भ में भी कि राजस्थान विधानसभा का लोगो, ये विचार कोई एक दिन की उपज नहीं है, रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी यात्रा रही है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि अशोक चिन्ह तो एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिली है और अशोक चिन्ह सरकारी काम में तो प्रयोग में आता ही है और बहुत सारे संस्थानों में भी अशोक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। उसकी अपनी महत्ता है, अपनी गरिमा है, उसको तो हमें एक तरह से उनकी उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रीय चिन्ह है। तो मुझे लगता है, हालांकि आपने तो चूंकि न सिर्फ राजस्थान विधानसभा बल्कि आपकी जो शोध दृष्टि है, और जब भी कभी आपसे बात होती रही है तो आपने बहुत सारी विधानसभाओं के बारे में भी आप अक्सर बात करते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो देश की अन्य राज्य हैं, वहां की विधानसभाओं में प्रमुखतः
अशोक चिन्ह का ही प्रयोग किया गया है, जैसा राजस्थान विधानसभा का भी अशोक चिन्ह था और उसके दोनों और विधानसभा, राजस्थान विधानसभा जयपुर लिखा हुआ था जैसा आपने बताया। तो क्या अन्य प्रदेशों की विधानसभा में भी ऐसा ही किया गया है? ऐसी स्थिति में राजस्थान विधानसभा का ये जो प्रयोग है प्रकृति के साथ जुड़ने का लोगों के माध्यम से, उसको आप राष्ट्रीय संदर्भ में किस तरह से उसका मूल्यांकन करते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश विधानसभाएं ये अपने खुद के स्थायी लोगों तो नहीं काम में लेती। कुछ विधानसभाएं अपवाद स्वरूप हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने बहुत शुरू से ही अपना लोगो रखा हुआ है, लेकिन वहां के लोगों में और उत्तर प्रदेश शासन के लोगों में अधिक अंतर नहीं है। ये इसमें विधानसभा लिख दिया उत्तर प्रदेश, उसमें दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश सरकार लिख दिया। तो कुछ विधानसभाएं जरूर हैं जिन्होंने आगे बढ़कर इस तरह के स्थायी प्रकृति के काम किए हैं। जैसे पूर्वोत्तर राज्य की जैसे नागालैंड विधानसभा है, अरुणाचल विधानसभा है, इन्होंने बहुत प्रारंभिक रूप में अपने ऐसे प्रयोग किए जो बड़े दूरगामी प्रकृति के प्रतीत होते हैं। जैसे नागालैंड विधानसभा ने प्रकृति से जोड़ते हुए अपने लोगों में बीच में एक जो पक्षी है वहां का राज्य पक्षी ब्लाइथ ट्रैगोपॉन जिसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं दूसरोदर शंगी जीवक। अटपटा सा नाम है लेकिन पक्षी बहुत सुंदर है। और वो भी संकटग्रस्त है। जिस तरह अपने राजस्थान में गोडावण है, ऐसे ही वहां पूर्वोत्तर के उस क्षेत्र में एक ट्रैगोपन भी ऐसा ही विलुप्ति की कगार पर है। इसलिए उन्होंने इसको अपने लोगों में स्थान दिया, और स्थान कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत प्रमुखता से बीच में स्थान दिया उसको। ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश है, वो भी छोटा राज्य है, उसने भी अपने लोगों में जो पुराना लोगो था उसमें अपने वहां के राज्य पक्षी जिसे ग्रेट हॉर्नबिल कहते हैं, हिंदी में राज धनेश कहते हैं, वो भी बड़ा सुंदर और बहुत बड़ा पक्षी है, मोर के से भी बड़ा कह सकते हैं उसको। तो उसको अपना स्थान दिया। ऊपर उड़ते हुए उसने हॉर्नबिल को दिखाया, नीचे अरुणाचल प्रदेश का नक्शा बनाया और इस तरह रखा। लेकिन उनकी अपनी सोच रही होगी, अब उसको बदल दिया गया है। अब उन्होंने वहां का जो राज्य पुष्प है, ऑर्किड है एक विशेष प्रकृति का, उसको उन्होंने सुंदरता से सजा के हुए स्थान दिया गया। तो ऐसे बदल दिया। और राजस्थान ने इससे भी आगे बढ़कर जाने की अपना सोच रखी है। इन्होंने इन दोनों राज्यों से प्रेरणा लेने के बाद, देखने के बाद में ये विचार किया गया कि राजस्थान तो एक बहुत बड़ा प्रदेश है और आगे चलकर अन्य राज्य भी यहाँ के लोगों का अनुसरण कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने बहुत सोच विचार के यहाँ के लोगों में, भवन तो है ही है स्थापत्य की दृष्टि से, सबसे ऊपर तो जैसा आमतौर पे होता है अशोक चिन्ह है, वो यहाँ भी है, विद्यमान है। इसके बाद भवन है, उसके बाद में ठीक अक्ष पर सेंटर में एक खीजड़ी वृक्ष जो यहाँ के राजस्थान का राज्य वृक्ष है उसको स्थान दिया गया। और उसके दाईं साइड और बाईं साइड में इन्होंने राजस्थान का राज्य पशु ऊंट और प्रतीकात्मक रूप से यहाँ का राज्य पक्षी गोडावण, उनको भी स्थान दिया गया। ऐसा करके इन्होंने अन्य विधानसभाओं के लोगों के लिए राज्य पक्षी और राज्य पशु और राज्य वृक्ष तीनों का समन्वय करते हुए एक अद्वितीय प्रयास किया। लेकिन कैलाश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि विधानसभा में जो ये प्रयोग किया गया है कि उस केंद्रीय अक्ष पर खेजड़ी और दाएं बाएं ऊंट और गोडावण को स्थान दिया गया है, लेकिन ये केवल सांस्कृतिक प्रतीकों का संयोजन मात्र है या इसके पीछे कोई गहरा सांस्कृतिक या पर्यावरणीय मतलब उसका कोई एक दार्शनिक मतलब सांस्कृतिक और दार्शनिक कोई संदर्भ इसके पीछे है? वो जो दृष्टि विधानसभा की रही उसको आप किस रूप में व्याख्यायित करेंगे, या उसको प्रयोग को, ये जो प्रयोग किया गया है इसे किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, मेरी दृष्टि में ये केवल प्रतीक, ये राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी का कोई एक साथ लगा के डिजाइन बना देना मात्र नहीं है। ये एक तरह से मरुभूमि की पारिस्थितिकी संतुलन को दर्शाने वाला यहाँ का लोकतांत्रिक घोषणा पत्र कहा जा सकता है, मोटे अक्षरों में कहें तो। और खीजड़ी केवल एक यहाँ का वृक्ष नहीं है, ये यहाँ के धैर्य, लोक मंगल, पर्यावरण संतुलन और ये सभी चीजों का है प्रदर्शन करता है। दूसरी ओर ऊंट,
जो यहाँ के संघर्ष, श्रमशीलता, अनुकूलनता, वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने वाले जीव की क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाला है। वहीं गोडावण को रखना भी एक अपने आप में बड़ा अर्थ रखता है। इस लोगों में संकटग्रस्त होने के कारण जैव विविधता की दृष्टि से ये यहाँ का एक मौन प्रतीक है जो मानव सभ्यता के संरक्षण की अपेक्षा करता है। इन तीनों को एक साथ रखकर विधानसभा मानो ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कानून बनाते समय केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन भी देखा जाना चाहिए। ये लोगों सत्ता और प्रकृति के बीच सह अस्तित्व को दर्शन में प्रस्तुत करता है। जब आप खेजड़ी वृक्ष की चर्चा कर रहे थे, या मैं यूं कहूं कि जब भी खेजड़ी की चर्चा होती है तो राजस्थान में अमृता देवी और विश्नोई संप्रदाय का जो त्याग बलिदान रहा है इन वृक्षों के संरक्षण के लिए, या यूं कहूं कि प्रकृति के संरक्षण में जो योगदान दिया है, किस तरह से इन लोगों ने पेड़ों का से गले लग गए, पेड़ नहीं कटने दिए, भले ही अपनी गर्दन कटा ली हो। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, वो अनायास ही हमारे स्मृतियों में जीवन तो उठता है। ये जो हमारी पूरी विरासत है आज के राजनीतिक परिदृश्य में, इस विरासत को प्रतीक चिन्ह में जो ये प्रयोग किया गया है, इसको जोड़ते हुए मैं चाहूंगा कि क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। हाँ, जैसा आपने अभी उल्लेख किया, ये जो पर्यावरण को लेकर, वृक्षों को बचाने को लेकर जो आंदोलन सैकड़ों साल पहले जो हुआ राजस्थान, उसमें अपना विशेष स्थान रखता है। जोधपुर का एक खिजड़ली गांव जहां 363 स्त्री पुरुषों ने अमृता देवी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में पेड़ों से चिपक कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। वह आंदोलन ने विश्व में अपनी चेतना को जागृत किया वृक्षारोपण के प्रति, पेड़ों को बचाने के प्रति। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों में भी प्रकृति को संरक्षण के हिसाब से खेजड़ी को सबसे प्रमुखता देते हुए अपने लोगों में अक्ष पर स्थान दिया गया है, जो ये दिखाता है कि विकास की दौड़ पर्यावरण संतुलन से लगातार प्रभावित हो रही है। जब तक विरासत, राजनीति और नीति निर्माताओं को ये सीख देने की कोशिश की गई है इस लोगों में कि विकास आवश्यक तो है, लेकिन प्रकृति का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है, और विकास और प्रकृति दोनों संतुलित रूप से साथ साथ चलें, इसी को लेकर ये लोगों की मूल अवधारणा रही है। मुझे लगता है कि विधानसभा के लोगों में खेजड़ी का समावेश करके अतीत की स्मृति को संयोजित सजाने के साथ साथ लोक कल्याण और प्रकृति संरक्षण के साथ साथ चलना बेहतर समझा, और इसीलिए इसको स्थान दिया गया। अच्छा, ये तो हुई खेजड़ी की बात। अब यहाँ पर ऊंट और घोड़ावण का भी प्रयोग किया गया है, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि ऊंट और घोड़ावण को जो प्रमुखता दी गई है, महत्ता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, इसके पीछे किस प्रकार की दृष्टि जो लोगों के निर्माता हैं उनकी रही है या विधानसभा की रही है? खेजड़ी के साथ साथ ऊंट और गोडावण दोनों को, जो कि मरुभूमि के अहम आत्मिक तत्व है, इनको स्थान देने के भी अलग अलग संदेश जाते हैं। ऊंट सदियों से राजस्थान की मरुभूमि में रहते हुए यहाँ के जनजीवन, व्यापार, संघर्षशील संस्कृति का साथी रहा है। मरुभूमि में सीमित संसाधनों के होते हुए भी वह अपनी अनुकूलन क्षमता के कारण, पानी की कमी होते हुए भी वो अपने कार्य को और कर्तव्य के प्रति निरंतर चलायमान रहता है। लोकतंत्र केवल मनुष्य के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इन्हें ऊंट और गोडावण जैसे जीवों को लेकर भी चलने का है। मुझे लगता है ऊंट और गोडावण दोनों मिलकर ये बताते हैं कि राजस्थान का लोकतंत्र संघर्षशील भी है और संवेदनशील भी है। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कि उसके पीछे जो एक संवेदनशील दृष्टि है वो भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होती है। अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है, तो वहां पे जब लोगों को स्वीकार किया गया तो विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। क्या राजस्थान विधानसभा में इस लोगो या प्रतीक चिन्ह को स्वीकार करते समय कोई प्रस्ताव लाया गया था, या किस प्रक्रिया के तहत
ये लोगो हमारे यहाँ पे स्वीकार किया गया। समस्त विधानसभाएं यूं तो लोकसभा का अनुसरण करते हुए अपनी प्रक्रियाएं निर्धारित करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती नहीं है। तो राजस्थान विधानसभा ने जो अरुणाचल विधानसभा ने अपने लोगों को लागू करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इन्होंने वो औपचारिकता मात्र ना रख के एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल, जो कि विधानसभा के लिए हेड होते हैं, उनको आमंत्रित किया गया। उनकी उपस्थिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के समस्त मान्य सदस्यों को उस कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी थे और विपक्षी दल के समस्त सदस्य भी थे। और सबके सामने जब इस लोगों का अनावरण राज्यपाल के कर कमलों से हुआ, तब ये इसके बाद इसकी स्वीकृति, एक तरह से संवैधानिक स्वीकृति भी हो गई और नैतिक और सांस्कृतिक वैधता भी इस लोगों को मिल गई। इसके बाद इसको लागू करना और भी सहज सरल हो गया। बाकी ये प्रस्ताव तो इससे बहुत छोटी चीज हो गई, जब सदन में एक लाइन का प्रस्ताव आएगा कि ये लोगों को स्वीकार किया जाएगा, जो पक्ष में हाँ कहें, जो ना कहें, और वो सब हाँपक झीका हो गया, वो स्वीकृति हो जाएगी। वो तो बहुत छोटी चीज हो गई। उससे आगे बढ़कर विधानसभा ने ये जो कार्यक्रम रख के इसको लोगों को लागू करने का जो प्रयास किया हुआ है, ज्यादा मायने रखता है। हालांकि यदि अगर हो सकता है आगे भी विधानसभा भी इस औपचारिकता को पूरी करने के लिए आगामी सदन में प्रस्ताव लावे, बिल्कुल नहीं भी लावे तो भी ये तो लागू हो ही जाएगा। लेकिन ये है कि इस प्रतीक चिन्ह को स्वीकार करते समय एक भव्य समारोह किया गया। एक प्रकार से इसमें सेलिब्रेशन का भाव था और आम आदमी से जुड़ाव का भी भाव था उस समारोह के माध्यम से। तो ये मुझे लगता है कि इसके पीछे भाव रहा होगा कि विकास और पर्यावरण, इसको लेकर के हमारे यहाँ बहुत बहस होती है, न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे दुनिया में विकास और पर्यावरण को लेकर जो एक बहस हो रही है या ये इनके बीच में जो द्वंद्व है उसको लेकर के बात हो रही है। और विधानसभा के लोगों में इसी विकास और पर्यावरण को कहीं जोड़ने की बात की गई है। तो ये जो हमारा लोगो नया बना है राजस्थान विधानसभा का, आपको लगता है कि दुनिया में विभिन्न देशों को, राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं या नीति निर्माता हैं, उनके लिए कहीं प्रेरणा का आधार बन सकेगा कि उन नीतियों के क्रियान्वयन में विकास और पर्यावरण के मुद्दों के पारस्परिक संतुलन और समन्वय की ओर ध्यान दिया जाए? क्या कोई एक ऐसा संदेश इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से आपको लगता है कि दिया जा सकेगा या हम फैला सकेंगे संदेश? जैसा कि अभी आपने चर्चा की पर्यावरण और विकास और इनको सबको लेकर द्वंद्व चल रहा है, तो आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन, जल संकट और जैव विविधता का संकट सभी पूरी गंभीरता से व्याप्त है और उस पर विचार भी किया जा रहा है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसकी चर्चा हो रही है। तो लंबे समय से विकास को लेकर ये सोच रही है कि आर्थिक वृद्धि के रूप में उसको देखा जाता है, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि पर्यावरण सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि विकास है। तो विकास तभी टिकाऊ रहेगा जब पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। तो राजस्थान विधानसभा के ये लोगों के पीछे ये एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी देना है और बताना है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों सहयात्री हैं। इसलिए भारतीय दर्शन में भी धर्म को अर्थ और संतुलन और कर्तव्य का द्योतक बताया गया है। विधानसभा के इस लोगों में एक ध्येय वाक्य दिया गया है मध्य में, वहां लिखा है राष्ट्राया धर्मनिष्ठा विधायिका। वो इसी संतुलन की ओर संकेत करता है। खेजड़ी, ऊंट, घोड़ावर्ण और ये विधानसभा के प्रतीक में इनका स्थान देना वास्तव में नीति निर्माताओं को ये स्मरण कराना है कि भविष्य का विकास तभी सार्थक होगा जब हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलेंगे। लेकिन ये तो बात आपने कही नीति निर्माताओं के संदेश की कि प्रकृति के साथ जुड़े, लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो ये आधुनिक जीवन का व्यामोह है, उसमें मुझे लगता है कहीं अपनी प्रकृति से दूर हो रही है
अपनी मिट्टी से दूर हो रही है हमारी युवा पीढ़ी। ये जो प्रतीक चिन्ह है, क्या कहीं युवाओं को भी उनके जीवन दर्शन में एक नए सोच का आधार बन पाएगा? हाँ, ये सीधी सीधे तो नहीं, क्योंकि आज का युवा है जो वैश्विक अवसरों को और तकनीक में ही उलझा रहता है, जिससे इसके कारण वह यहाँ की जो प्रकृति की जो मूल अवधारणा है उससे धीरे धीरे विलग होता जा रहा है। तो उनके लिए ये लोगों एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की गई है इसमें कि अपने जमीन से जुड़िए। जमीन से तात्पर्य यहाँ के प्राकृतिक परिवेश से भी है। खेजड़ी उन्हें ये बताती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और सहनशीलता के साथ कैसे आगे बढ़ें। उसी तरह ऊँट उन्हें बताता है कि कैसे अनुकूल करें, विकट विषम परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल कैसे किया जाए। तथा घोड़ावण ये नैतिक चेतावनी देता है कि संकट के समय प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। मुझे लगता है कि ये लोगों युवा पीढ़ी को 3 बातें सिखाता है। संघर्ष से घबराना नहीं, और अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, और संवेदनशील बने रहना चाहिए। लोकतंत्र केवल अधिकारों का नहीं, उत्तरदायित्व का भी काम है। बिल्कुल, यह संवेदनशील दृष्टि और संघर्ष क्षमता विकसित करने की जो प्रेरणा का भाव आपने इस लोगों में देखा, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण आपने तथ्य रेखांकित किया है। और इसी के साथ एक नई चर्चा शुरू होती है, इको सेंसिटिव लोकतंत्र। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्या कोई नई शुरुआत है राजस्थान विधानसभा के लोगों के माध्यम से? हाँ, लोगों के माध्यम से इससे जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। ये भारतीय लोकतंत्र की बदलती हुई संवेदनात्मकता का एक महत्वपूर्ण संकेत इस लोगों में देखने को मिलता है। लंबे समय तक लोकतंत्र को मुख्यतः सत्ता संचालन, कानूनों का निर्माण, प्रशासनिक क्षमताओं को दर्शाना, कानूनों को लागू करना, इसी में रहता है। लेकिन अब भूमिका का विस्तार हो गया है। खाली ये जो शासन संचालन के तंत्र की जो सिस्टम है उससे भी आगे बढ़कर काम करना होगा। इसके लिए अशोक चिन्ह में जैसा इस लोगों में दिखाया, खीजड़ी है, घोड़ावण है और ऊंट है। तो लोकतंत्र का वास्तविक दायित्व तो केवल समाज तक सीमित नहीं है, ये समाज से भी आगे बढ़कर मूक जीवों को भी अपने आप में शामिल करने का है। तो ये एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस को लोकतांत्रिक मानचित्र पर लाने का प्रयास किया गया है। भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ ही संतुलन और कर्तव्य और सह अस्तित्व बताया गया है। विधानसभा का ध्येय वाक्य में भी ये संदेश दिया गया है कि नीति निर्माण ऐसा होना चाहिए जिससे विकास और प्रकृति दोनों साथ साथ सहयात्री के रूप में चले। पूरी दुनिया जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी इसको बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लोगो है, ये इस लोगों की अवधारणा शुद्ध भारतीय सांस्कृतिक संस्करण के रूप में प्रस्तुत हुई है। साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र की सफलता केवल ऊंची इमारतों और औद्योगिक विस्तार और आंकड़ों से नहीं मानी जाएगी, बल्कि इस बात से भी मानी जाएगी कि हम अपनी नदियों, प्राकृतिक परिवेश, वन्य जीवों, परिस्थिति संतुलन को कितना सुरक्षित रख पाए हैं। इस दृष्टि से राजस्थान विधानसभा का ये लोगो एक प्रशासनिक पहचान नहीं, बल्कि भविष्य के भारत के लिए एक वैचारिक संकेत है, जहां लोकतंत्र सत्ता का नहीं बल्कि संवेदनशील सह अस्तित्व का माध्यम बन रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। चूंकि आपका स्वयं का जुड़ाव विधानसभा के साथ इतना लंबा रहा है, एक लंबी अवधि तक आपने विधानसभा में अपनी सेवाएं दी हैं शोध संदर्भ अधिकारी के रूप में, तो मैं समझ सकता हूं कि विधानसभा के साथ किस रूप में आप जुड़े रहे। और यही कारण है कि जब ये लोगो जारी किया गया तो आपने उसकी संवेदनशीलता को समझा, और कुछ समाचार पत्रों में आपने इसको लेकर के लिखा भी था। वहीं से मुझे विचार आया, क्यों नहीं इस लोगों के अलग अलग संदर्भों को लेकर के आपसे बात की जाए। आपने इतनी सूक्ष्मता से राजस्थान की विधानसभा के इस प्रतीक चिन्ह की व्याख्या की, साथ ही लोकतंत्र की जो एक मूल आत्मा है उसको समझने का एक आधार, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए, कि केवल ये अधिकारों की मांग करना नहीं,
इसके पीछे जो एक दृष्टि है, जो हमारी एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि है, उसे समझने का प्रयास करना होगा और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमें विकास की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो एक बहुत व्यापक दृष्टि से इस लोगो को तैयार किया गया है। आवश्यकता है इस लोगो में छिपी हुई जो एक प्रेरणा है, जो भाव है, जो विचार है, जो दर्शन है, उसको समझने की और उसके अनुरूप राष्ट्रीय और वैश्विक नीतियों को तैयार कर उनकी क्रियान्विति के लिए। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। समय निकाल करके इस लोगों के अलग अलग पक्षों से हमें परिचित कराया। हम हमारे दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि ये कार्यक्रम, ये बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारी जो विचार यात्रा है इसको इसी तरह से अनवरत चलाए रखने में हमारा सहयोग और मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।